हेलो एवरीवन। तो आज के बीएड क्लास में हम पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग में बीएफ स्किनर के थ्योरी पर बात करेंगे। तो आज का हमारा थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर, जिसमें हम स्किनर के परिचय, उसके सिद्धांत, उसके प्रयोग और सिद्धांत का शिक्षा में उपयोगिता पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज में हमारा जो टॉपिक है वो स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसमें स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किनर इंट्रोडक्शन, स्किनर का परिचय। फिर बात करते हैं स्किनर्स थ्योरी, स्किनर का जो सिद्धांत है। फिर हम बात करेंगे स्किनर्स एक्सपेरिमेंट ऑन रैट, यानी स्किनर का चूहे पर प्रयोग। फिर हम बात करेंगे स्किनर्स एक्सपेरिमेंट ऑन पिजन, यानी स्किनर का कबूतर पर प्रयोग। फिर हम बात करेंगे यूजफुलनेस ऑफ स्किनर्स थ्योरी इन एजुकेशन, यानी स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोगिता। तो चलिए आज हम इन सभी बिंदुओं पर आगे चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर की क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्किनर का परिचय। स्किनर जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। वह स्किनर जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर भी थे। उन्होंने व्यवहार का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए एक यंत्र विकसित किया तथा अवलोकन की विधि का भी चयन किया, यानी कि उन्होंने व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए एक यंत्र यानी एक डिवाइस का डेवलप किया और एक अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन मेथड का भी चयन किया, जिसके जरिए जो है वो व्यवहारों का अध्ययन करना चाहते थे। स्किनर एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने चूहे तथा कबूतरों की विभिन्न सहज क्रियाओं पर अनेक प्रयोग किए। अंत में जो है उन्होंने खाने की क्रिया को अपने अध्ययन का विषय माना, क्योंकि यही जो है सबसे अधिक साधारण क्रिया थी और इस क्रिया में व्यवहारों का अध्ययन किया गया था। इसलिए इसे स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे स्किनर के सिद्धांत पर। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार अनुक्रिया करने के लिए हमेशा कोई उद्दीपक उपलब्ध हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया हो सकती है। यहाँ उद्दीपक का अर्थ है कि कोई ऐसी वस्तु जो व्यक्ति को भड़काता हो। ठीक है, तो स्किनर का ऐसा मानना है कि बिना ऐसी भड़काने वाली वस्तु के बिना भी व्यक्ति जो है अनुक्रिया कर सकता है। ठीक है, अनुक्रिया में कोई एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो स्किनर के इस सिद्धांत में प्राणी हमेशा सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं, यानी स्किनर के जो ये सिद्धांत है इसके अनुसार प्राणी जो है हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, वो हमेशा कोई कोई गतिविधियां करते रहता है, और इसी कारण इस सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत या सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर के इस सिद्धांत में पहले अनुक्रिया होती है तथा बाद में उद्दीपक मिलता है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार पहले जो है प्राणी क्रियाएं करता है, फिर बाद में उसे उस उद्दीपक की प्राप्ति होती है, यानी उस वस्तु की प्राप्ति होती है जिसके लिए वो ये सारी क्रियाएं करता है, और इसलिए इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर का ये जो सिद्धांत वो पुनर्बलन पर विशेष बल देता है, क्योंकि स्किनर का ऐसा मानना है कि पुनर्बलन के जरिए किसी भी प्राणी को किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। अतः स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत को हम क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत या कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं स्किनर के प्रयोग पर कि स्किनर ने अपने सिद्धांत पर क्या क्या प्रयोग किए हैं। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का अध्ययन करने के लिए अपनी विधि का तथा उपकरण का विकास किया। उन्होंने एक समस्यावादी बॉक्स का निर्माण किया, ठीक है, जिसको स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। इसमें एक भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया जाता था। बॉक्स जो था वो ध्वनि रोधी था, यानी साउंड प्रूफ था, उसमें कोई साउंड नहीं होता था। बॉक्स की दीवार से एक लीवर निकलता था जिसका संबंध स्वचालित मशीन से था, जिससे लीवर दबाने की जो अनुक्रिया का रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाता था। यानी कि स्किनर का जो बॉक्स था उसमें स्किनर ने एक भूखे चूहे को रख दिया, और वो बॉक्स जो था वो ध्वनि रोधी था, उसमें कोई आवाज़ नहीं होता था, और
और इसका संबंध जो था एक ऐसे चलते मशीन के साथ था जिसमें कि लीवर दबाने की अनुक्रिया का रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाता था। अब लीवर के दबने से भोजन की गोली यानी जो फूड प्लेट्स था वो अपने आप चूहे को सामने आ जाता था। प्रयोग में स्किनर ने बॉक्स में एक भूखे चूहे को अंदर कर दिया और देखा कि चूहा पहले काफी समय तक बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा तथा दीवार एवं फर्श को सूंघता रहा और दीवार को दांत से काटने की कोशिश भी करता रहा। और इसी उछल कूद में एक बार उसका पंजा जो है अचानक उस लीवर पर पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन जो है उसकी प्लेट में आ गया। तो इस बॉक्स के अंदर ये सारा चीज़ होता रहा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि चूहे को भोजन मिल गया। अब उसे जब फिर भूख खाने की इच्छा हुई तो उसने पुनः उछल कूद करना शुरू किया और इस उछल कूद में वह लीवर पुनः से दब गया और उसने भोजन प्राप्त कर लिया और वह उसे खा लिया। तो इसी तरह जो वो बार बार उस एक्टिविटीज़ को करता गया, दोहराता गया और अंत में एक समय ऐसा आता है कि चूहा इधर उधर में अपना समय व्यर्थ करने के बजाय वह सीधे लीवर को प्रेस करता है और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है और अपने भूख को मिटा लेता है। तो स्किनर ने देखा कि भोजन के मिलने से चूहे की जो क्रिया को पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो स्किनर के प्रयोग में हमने देखा कि किस तरह जब कोई प्राणी किसी कार्य को करता है और उस कार्य के बदले में जब उसे पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट मिलता है तो व्यक्ति उस कार्य को पुनः करता है, पुनः बार बार दोहराता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले सकते हैं कि जब किसी स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आते हैं तो टीचर क्या करती है, बदले में उसे गुड या वेरी गुड देती है। तो वह गुड या वेरी गुड जो है वो एक पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का एक काम करती है, मोटिवेट का काम करती है, जिससे जो स्टूडेंट है वो मोटिवेट होकर फिर से दोबारा उतनी मेहनत करता है अपनी एग्ज़ाम के लिए और अच्छे मार्क्स लाने का वो कोशिश करता है, ताकि टीचर जो है फिर से उसे गुड या वेरी गुड दे। तो ये गुड और वेरी गुड जो है ये पुनर्बलन का काम करता है, जो व्यक्ति को दोबारा से उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, उस काम को करने के लिए उसे शक्ति देता है। तो इस तरह से स्किनर के जो सिद्धांत में उन्होंने पुनर्बलन को अत्यधिक महत्व दिया है। तो आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक बॉक्स है जिस पर जो है एक भूखे चूहे को बंद कर दिया जाता है और चूहा जो है इधर उधर उछल कूद करते हुए अचानक से उसका जो पंजा है वो लीवर पर दब जाता है। इससे क्या होता है कि भोजन का प्लेट जो है उसके सामने आ जाता है और फिर जब पुनः उसे भूख लगती है तो वो फिर से वही एक्टिविटीज़ करता है और उसको फिर से लीवर दबने के कारण उसको भोजन मिल जाता है। लेकिन अंत में एक समय ऐसा भी आता है कि वह उछल कूद में अपना समय व्यतीत करना बंद कर देता है और सीधे जो है अपना पंजा लीवर पर प्रेस करता है, जिससे कि उसे भोजन मिल जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से स्किनर ने जाना कि किस तरह किसी भी प्राणी को अगर पुनर्बलन दिया जाए, उसे बार बार जिस पर बल दिया जाए तो वह चीज़ों को सीख जाते हैं। अब स्किनर का कबूतर पर किया गया प्रयोग। स्किनर ने अपना प्रयोग एक कबूतर पर दोहराया। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया, जिसमें एक बॉक्स में एक ऐसी ऊंचाई पर जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी वहां एक प्रकाशपूर्ण चाबी यानी की लगाई गई, यानी ऐसी ऊंचाई पर लगाई गई जिसमें कबूतर का चोंच जो है सीधे पहुंच सके। इस चाबी के दबने से कबूतर के खाने के लिए दाना मिल जाता था। साथ ही इसमें 6 प्रकार के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकार प्रकाश होता था। मतलब ये अलग अलग बटन दबने से क्या होता था, अलग अलग प्रकार के जो प्रकाश दिखते थे। इस बॉक्स को कबूतर बॉक्स यानी पिजन बॉक्स भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे इस बॉक्स को देख रहे होंगे कि ये एक बॉक्स है जिस पर एक पिजन को रखा गया है। इस पर रेड ग्रीन लाइट्स है, ठीक है। यहाँ पे की भी है, भोजन का जो यहाँ पर है वो भी है। तो इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत को और भी स्पष्ट करने के लिए एक दूसरे एक्सपेरिमेंट का प्रयोग कबूतर पर किया है और इस कबूतर को अपना अध्ययन का विषय बनाया। तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि स्किनर ने अपने सिद्धांत पर पुनर्बलन पर विशेष जोर दिया है।
पुनर्बलन से तात्पर्य वैसी उद्दीपन से है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाता है, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो भविष्य में हो सके ऐसी चीज़ों को बढ़ाता है। यानी पुनर्बलन वह शक्ति है जो व्यक्ति को भविष्य में उसी काम को करने के लिए उसे प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसलिए पुनर्बलन का यहाँ अत्यधिक महत्व दिया गया है। पुनर्बलन को उन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला है धनात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले हम धनात्मक पुनर्बलन की बात करेंगे, तो इसके अंदर आता है पुरस्कार, भोजन, पानी आदि। ये सारे जो है धनात्मक पुनर्बलन है जो व्यक्ति को किसी कार्य को दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है। किसी अच्छे कार्य को करने के लिए जो है व्यक्ति को धनात्मक पुनर्बलन दी जाती है ताकि व्यक्ति जो है उस कार्य को पुनः करे, दोबारा करे। अब दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन। तेज रोशनी, तीव्र आवाज़, बिजली का झटका तथा दंड, ये सारे जो ऋणात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। जब व्यक्ति को किसी कार्य के बदले दंड या बिजली का झटका आदि ऐसी कुछ चीज़ें मिलती हैं तो व्यक्ति उस कार्य को दोबारा नहीं करता है, तो इसे ही हम ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। और इस तरह जितना महत्व धनात्मक पुनर्बलन का होता है उतना ही महत्व ऋणात्मक पुनर्बलन का भी होता है। जब व्यक्ति को किसी अच्छे कार्य को करने के लिए उसे धनात्मक पुनर्बलन दी जाती है, और जब कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो वो उस कार्य को दोबारा ना दोहराए, इसके लिए उस व्यक्ति को जो है ऋणात्मक पुनर्बलन दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं यूजफुलनेस ऑफ स्किनर कंडीशनिंग थ्योरी इन एजुकेशन। स्किनर के अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोगी है, इस पर बात करते हैं। तो पहले देखते हैं कि यह सिद्धांत जो है सीखने के लिए उद्दीपक के स्थान पर प्रेरणा यानी मोटिवेशन को आवश्यक मानता है। यानी यह सिद्धांत कहता है कि सीखने के लिए व्यक्ति को किसी विशेष वस्तु की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर हम व्यक्ति को मोटिवेट करके भी सिखा सकते हैं। इसलिए पढ़ने लिखने वाले बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि अगर व्यक्ति को किसी वस्तु को दिखा के किसी कार्य को करने के लिए अगर हम प्रेरित करते हैं तो वह कार्य लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि वस्तु को जब तक दिखाया जाएगा व्यक्ति तब तक ही मोटिवेट होगा, और वस्तु को ना दिखाया जाए तो बाद में वह व्यक्ति उस कार्य को करना बंद कर देगा। और इसके यदि हम व्यक्ति को मोटिवेट करते, उसे मोटिवेशन देते हैं, तो वह उस कार्य को भविष्य में भी करते रहेगा, करने के लिए प्रेरित रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने हेतु इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को फ्यूचर में भी क्रियाशील रहना है तो इस सिद्धांत का उपयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो नेक्स्ट है कि इस अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जब कोई ऐसा स्टूडेंट जो बहुत सारे कन्फ्यूज़न में घिरा रहता है तो उस स्टूडेंट को हम दोबारा से उस कार्य को करने के लिए उसे रीइंफोर्समेंट देते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, तो वह छात्र धीरे धीरे जो अपनी समस्याओं से बाहर आने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट है यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन को बहुत महत्व देता है, इसलिए शिक्षण कार्य में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को पुनर्बलन देने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस सिद्धांत को जानने के बाद हम इस सिद्धांत के कंक्लूज़न पर आते हैं। ठीक है, तो निष्कर्षतः स्किनर के इस प्रयोग के अनुसार यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल यानी कोई रीइंफोर्समेंट प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है, यानी कोई ऐसा वस्तु जो उसे बार बार उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है, तो जिससे क्या होता है उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अतः यह सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। तो आगे हमने देखा कि स्किनर का जो ये सिद्धांत है किस तरह पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। उनका यह मानना है कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उसे पुनर्बलन दिया जाए तो व्यक्ति उस कार्य को दोबारा से करने का प्रयास करता है, और प्रयास करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि वह व्यक्ति उस कार्य को अच्छी तरीके से कर लेता है और भविष्य में भी उस कार्य को करने के लिए जो है मोटिवेट रहता है।